स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। हाजिर हैं नए जोश और नई उमंग के साथ अगले वीडियो मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप मीन्स फसलों का फसल क्रॉप रोटेशन। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है लेसन बेटा, सिद्धांत। ठीक है, तो पहला सिद्धांत भैया क्या है? कह रहा है गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोना चाहिए। पहला सिद्धांत। ठीक है, अभी बताते हैं क्यों। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोना चाहिए। अगला कह रहा है अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद में कम खाद चाहने वाली फसलें बोना चाहिए। ठीक है, अगला है अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद में कम पानी चाहने वाली फसलें बोना चाहिए। ठीक है, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद में कम पानी चाहने वाली फसलें बोना चाहिए भैया। ठीक है, अगला कह रहा है भैया फलीदार फसलों के बाद में बिना फलीदार फसलें बोना चाहिए। फलीदार का मतलब दलहनी है ना, दलहनी के बाद में बिना दाल वाली। अगला कह रहा है फसल चक्र में सभी फसलें एक ही कुल की नहीं होनी चाहिए। अलग अलग कुल की होनी चाहिए भैया, एक ही कुल की नहीं होनी चाहिए। अगला कृषि साधनों का वर्ष भर क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए। ठीक है, कृषि साधनों का कह रहा है वर्ष भर क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए। अगला कह रहा है कह रहा है फसल चक्र में यदि कोई फसल आकस्मिक
नष्ट हो जाए, नहीं मतलब कह रहा है कि फसल चक्र में यदि कह रहा है कि कोई फसल, ठीक है, नष्ट हो जाए। भैया नष्ट हो जाए कैसे? या जैसे इतनी बारिश हो गई, बाढ़ से नष्ट हो जाए, सूखा से नष्ट हो जाए, या किसी कीट के माध्यम से नष्ट हो जाए, है ना, किसी भी कारण से नष्ट हो जाए, तो वहाँ पर आकस्मिक फसल उगाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए बेटा सिद्धांत आपके। अब हम देखते हैं, कह रहा है गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोना चाहिए। क्यों? कि जैसे मान लीजिए भैया, ठीक, तो ये मान लीजिए भैया आपकी उथली जड़ वाली है और ये फसल आपकी गहरी जड़ वाली, ठीक है। तो ये जब जड़ है इतनी गहराई तक है तो पोषक तत्व तो इतनी गहराई तक ही तो लेगी, तो इसका मतलब यहाँ पोषक तत्वों की कमी हो गई। इसके नीचे तो अभी पर्याप्त है पोषक तत्व। ये गहरी जड़ वाली भैया फसल है, ठीक है। तो अब ये फसल बोएंगे तो यहाँ पर पोषक तत्वों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें तो नीचे हैं, तो यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी हो गई। तो अगली बार हम गहरी जड़ वाली बोएंगे तो नीचे से पोषक तत्व ले लेगी फसल, और यहाँ तब तक उसकी पूर्ति हो जाएगी पोषक तत्वों की। ठीक, तो ये एक क्रम बनाकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए भैया अगला कह रहा है अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। कि जैसे यदि एक बार आपने गन्ना, धान, आलू, मतलब ऐसी फसलें बोई जो ज़्यादा खाद चाहती हैं, तो कम से कम अगली बार कम खाद वाली फसल बोएंगे तो एक भूमि का जो एक संतुलन है वो बना रहेगा। यदि कंटिन्यू आप ज़्यादा ही खाद वाली बोते रहेंगे भैया, तो फिर उसकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि फसल जो है, भूमि जो है वो फसल उत्पादन करने की क्षमता खो देगी। ठीक है, अगला कह रहा है अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें बोना चाहिए। यदि आप बार बार धान, गन्ना उगा रहे हैं जो ज़्यादा पानी, जैसे धान में हर समय पानी भरा रहता है, बार बार धान ही धान उगा रहे हैं, तो उस और पानी भरा रहता है आपके खेत में, तो भूमि दलदली हो जाएगी बेटा। ठीक है, भूमि दलदली हो जाएगी और फिर वो भविष्य में फसल उत्पादन करने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी। इसीलिए कह रहा है एक बार ज़्यादा पानी चाहने वाली और अगली बार कम पानी चाहने वाली फसल, ऐसा एक संतुलन बना के चलेंगे तो भूमि की क्वालिटी आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर कह रहा फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें बोना चाहिए, या दलहनी के बाद बिना दाल वाली। आपको पता है दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, जिसमें से लगभग 60-65% नाइट्रोजन वही फसल दलहनी ले लेती है। शेष 35-40% नाइट्रोजन भैया प्रोटीन में बदल जाती है जो अगली फसल के काम आती है। तो जब दलहनी के बाद बिना दाल वाली बोएंगे तभी तो उसके काम वो नाइट्रोजन आएगी, है ना। तो वही एक क्रम बना के रखना चाहिए कि एक बार दाल वाली तो दूसरी बार बिना दाल वाली, या एक बार फली वाली दूसरी बार बिना फली वाली। फिर कह रहा फसल चक्र में सभी फसलें एक ही कुल की नहीं होनी चाहिए। जैसे पूरे खेत में सब आपने कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां सब बो दी मान लीजिए, ठीक है, और ये लौकी, कद्दू, तोरई है ना, तो एक में यदि कीट लगा तो वही कीट सारी फसल को नुकसान पहुंचाएगा और पूरी की पूरी सारी फसलें आपकी नष्ट हो जाएंगी। ऐसे क्या है, जब अलग अलग कुल की हैं तो भैया जैसे मान लीजिए कद्दू में यदि लाल कीड़ा लगा है तो वो लाल कीड़ा बेटा फूल गोभी में तो नहीं लग सकता है ना, इसलिए कुल अलग अलग कुल की होनी चाहिए। यदि एक फसल नष्ट हो जाए तो दूसरी तो बच जाए कीट से। फिर कह रहा कृषि साधनों का वर्ष भर क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए। आपके पास जितने भी कृषि साधन इक्विपमेंट उपस्थित हैं उनका यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए रोटावेटर ले आए हैं तो वो रखा है, जब ज़रूरत पड़ती है तो भैया हम किराए से जुतवा लेते, क्या फ़ायदा इस पैसा फांसने से। यदि आपके पास साधन है तो उसका यूज करें आप, है ना, अधिक से अधिक प्रोडक्शन लें।
अगला कह रहा है फसल चक्र में यदि कोई फसल किसी कारणवश नष्ट हो जाए तो वहाँ आकस्मिक फसल उगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई फसल बोई है और वो अधिक वर्षा के कारण या सूखा के कारण या किसी की कीट या रोग के कारण नष्ट हो गई है, तो वहाँ पर हम आकस्मिक फसल का मतलब होता है कम समय वाली, कोई कम समय वाली फसल उगा लेते हैं जिससे अगली आने वाली फसल समय से मिल जाए, लेट ना हो। इसी को हम आकस्मिक फसल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है फसल चक्र के सिद्धांत। ओके।